हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूं जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। अगर इन तीनों क्लासों की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तीनों अच्छी तरीके से थ्योरी वाइज पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 60 में से 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये जो लेसन है ये 6 क्लास के एनसीईआरटी इतिहास का 5वां लेसन है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी 4 लेसन करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अवश्य देखा होगा, क्योंकि ये सारे लेसन एनसीईआरटी के ही हैं जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए, लेसन का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें पहले एग्जाम्पल दिया गया है चुनाव का दिन। हेडिंग है, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आगे है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आगे है, अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। आगे है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्राचीन काल में जो यज्ञ किया जाता था उसमें शूद्रों को शामिल किया जाता था या नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है लाइन। आगे है, वर्ण क्या है। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य वर्गों की सेवा करना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा।
एक तरफ वर्ण लिख दिए जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक तरफ उनके जो कार्य के अनुसार उसको भाग में बांटा गया है वो कार्य लिख दिए जाएंगे। आपको मैच करना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये वाला, ये जो बर्तन है। अगली हेडिंग है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला, जैसे वैशाली, मगध, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला, उज्जैन, ये सभी जनपद हैं। आगे है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों को खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका अध्याय उल्लेख 3 में नहीं है? जैसे जो हड़प्पाकालीन फसलें कौन कौन थी वहाँ पे मैंने बताया था, तो उसमें कई फसलें इसमें से हैं जो उसमें से मिलती जुलती हैं, लेकिन एक फसल ये ऐसी है जिसका नाम है गन्ना। ये फसल हड़प्पाकालीन फसलों में नहीं है, इसीलिए इसने एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं किया गया है? तो उसमें ये गन्ना। आप लोग चाहें तो फिर से एक बार अध्याय 3 को देख लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। आगे है महाजनपद। अगली हेडिंग है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट एवं पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये महाजनपद मतलब जैसे कि ये उज्जैन, इसकी राजधानी अवंती, कौशाम्बी। आगे है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये जो दीवार बनाएगी इसके बारे में, ये कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है।
इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में है। अगली हेडिंग है, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ 77 पर चित्र को देखो। अभी नीचे आहत सिक्का कैसा होता है, ऐसा चित्र बना हुआ के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, अगले लेसन में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। अभी पिछले चौथे लेसन में ऋग्वेद के राजा कैसे होते थे उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है। और उसमें इसमें 5वें लेसन में महाजनपद के राजा कैसे होते थे इनके बारे में बताया गया है। तो उन राजाओं और इन राजाओं में क्या अंतर है? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और अब राजा सेना रखने लगे थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल के राजा जो होते थे वह स्थायी सेना नहीं रखते थे, एक ये अंतर हो गया। और सिपाहियों को नियमित वेतन नहीं देते थे। युद्ध में जो भी माल या सोना चांदी जो भी मिलता था उसको आपस में बांट लिया जाता था। ये 2 अंतर है। अगला है आगे, कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। आगे है, फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर देना पड़ता था। अब ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि जो महाजनपद कालीन जो थे कर, वो किन किन कार्यों पे लगाया जाता था, यानी किन किन चीज़ों पे लगाया जाता था। तो वेरी इम्पोर्टेंट है ये सब, आप लोग नोट कर लीजिए साइड में और याद कर लीजिए किन किन चीज़ों पे लगता था। जैसे फसलों पर, कारीगरों के ऊपर, पशुपालकों और जानवरों के उत्पादन के रूप में, और व्यापारियों को सामान पर, आखेटकों संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जैसे आखेटक और संग्राहक को किसी भी प्रकार की कोई वस्तु जंगल से प्राप्त हुई है तो उसके लिए उनको कर देना होता था। अगला हेडिंग के रूप में दिया गया कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। आखेटक और खाद्य संग्राहक जो थे वो उन्होंने जंगलों से जो भी मिलता होगा उसको देते होंगे, जैसे कि शहद वगैरह है या कोई कीमती जैसे औषधि वगैरह है, इसी यही चीज़। अगली हेडिंग है, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। यहाँ पे महाजनपद कालीन में कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, वेरी इम्पोर्टेंट है ये सब, यहाँ से पूछा जाएगा। महाजनपद काल में कृषि में कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, वेरी इम्पोर्टेंट। अगली हेडिंग है, सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो। देखें, ये यहाँ पे है मगध। आगे है,
लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए हैं। इन जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब ये मगध के दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु नाम याद रखने हैं। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक साधन मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। आगे है 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशियाई के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हथियार की बहुत बड़ी सेना थी। आगे है वक्जी। इससे पहले आप लोग मगध के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। उसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। वेरी इंपॉर्टेंट, वज्जी की राजधानी वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये इम्पोर्टेंट है पूरी लाइन। और ये लाइन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वज्जी के राजा जब सभाएं करते थे उसमें स्त्रियां, दास और कर्मकार लोग भी हिस्सा लेते थे। तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी तभी पता चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब ये लाइनें आगे है। वज्जी एक का या वर्ण दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ, अगली हेडिंग। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ये भी इम्पोर्टेंट पूरी लाइन।
अजातशत्रु जब आक्रमण करना चाहते थे उन्होंने अपने कौन से मंत्री को बुद्ध के पास में सलाह के लिए भेजा था? ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है वश्यकार। वेरी इंपॉर्टेंट ये नेम। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा इनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ये लाइन ही उठा के पूछी जाएंगी पूरी की पूरी। आगे है, कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब भी 1500 साल पहले तक रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। आगे तो यहीं तक था, ये लेसन समाप्त हो गया। एक्सरसाइज चालू हो जाता है इसके आगे। फिर कुछ उपयोगी शब्द हैं कि राजा मगध जो महाजनपदकालीन राजा कैसे थे, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, वर्ण क्या थे, जो 4 वर्ण बांटे गए थे सबको काम के आधार पर। फिर जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, किलेबंदी, सेना, कर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पौधारोपण, कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए थे कि पहले तो जो धान थे उनको ऐसे ही छिड़क के बो दिया जाता था, लेकिन अब पौधों की रोपाई चालू हो गई थी महाजनपदकालीन में। गढ़ और संघ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी इन सभी शब्दों के बारे में ऊपर अभी पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सारे कक्षा 6 से लेकर 8 तक की सारे सब्जेक्ट के NCERT को लेसन बाय लेसन करके वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए जिनके पास में किसी कारणवश थ्योरी या NCERT की बुक नहीं है, उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।